हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आप लोगों से मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। देखो, केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके ऊपर आपका रेस्पॉन्स ना के बराबर है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इंटरेस्ट भी है केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो, आपको जो भी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ये मत सोचो कि मैम को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मैम ने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी है। आई होप अब आप ये समझ सकते हो कि अच्छी खासी नॉलेज तो रखते होंगे। अब दूसरी बात ये कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप देखो अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात ये, अगर आपको पहले से केमिस्ट्री आती है तो कोई बात नहीं। बट अगर आपको लगता है केमिस्ट्री वीक है और मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है या मुझे थोड़ा समझाने वाला कोई मिल जाए तो मेरी हेल्प हो जाए, अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम थोड़ा ठीक पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए जिनको भी केमिस्ट्री में दिक्कत है उन लोगों तक। और एक और चीज़, आप लोग भी इनको देखा कीजिए। देखो, ये डेली वीडियोस आ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपका फटाफट सिलेबस करवाने में। बट सबसे बड़ा इशू पता है क्या आ रहा है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। और मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता क्योंकि इन वीडियोस को कोई नहीं देखता सिवाय रेनू के। और ये वीडियोस ओनली उसी के कहने पे वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने सोच लिया था कि अब मेरे से ये वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होंगी। लिटरली ना तो इनकी वजह से इन वीडियोस पे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, और जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत भी इन्हीं वीडियो में लग रही है। आपको पता होगा बाकी राजस्थान जीके वगैरह की जो वीडियो होती है वो मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट की होती है, उसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगता। बट मुझे इनमें कम से कम 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा लेक्चर की तरह पढ़ाना पड़ता है। अगर जैसे मैं प्राइवेट में इतना पढ़ाऊँ तो आपको भी पता है प्राइवेट में एक अच्छा खासा पेमेंट मिल जाए। बट मैंने अपने इंटरेस्ट से यूट्यूब चैनल खोला था, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसे देख रहे हो तो प्लीज़ कम से कम इन वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए अपने चैनल पे। थोड़े और लोग जुड़े, इस वजह से थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कर दिया करें, और नहीं तो अपने घर वालों से। मतलब अब ऐसा तो नहीं है आप सबको बोलोगे कि मैम का चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैम का चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं। बट अगर आपके घर में 2-4 फ़ोन पड़े तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब थोड़ा सा ग्रोथ दिखती है या फिर अच्छा रेस्पॉन्स आता है ना, तो कसम से मन करता है। अब जैसे रात को 9 बजे राजस्थान जीके के क्वेश्चन पेपर चलते हैं, उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, तो मेरा भी मन करता है वो रिकॉर्ड करने का। अब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है, अब मुश्किल से मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद में भी आप लोग देखते नहीं हो तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। अभी रेनू ने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज किया था, देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आप मैम टेलीग्राम ग्रुप का चैनल नहीं मिल रहा। तो देखो, इस वीडियो के साथ में मैं लिंक अटैच कर दूंगी, अगर वो ओपन हो जाए और आप ग्रुप ज्वाइन कर पाओ तो बढ़िया बात है। अगर ना कर पाओ, ना हो ज्वाइन, तो देखो सर्च करके देख लेना जोधाना कोचिंग क्लासेस, तीनों वर्ड इंग्लिश में लिखने। अगर फिर भी ना मिले क्योंकि कुछ बच्चों को तब भी नहीं मिल रहा, तो देखो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अपने ग्रुप में काफ़ी अब तो हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस है वो लोग भी तो ऐसे ही जुड़े होंगे ना। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो अब इसमें तो मैं एक एक बच्चे को तो नहीं बता सकती। तो ये तो रही बात है। अब आपको बता दिया, पता चल गया होगा कि इन वीडियोस में डिले क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एक पढ़ाती हूँ तो एक वो होता है ना, क्लास में जैसे स्टूडेंट्स वैसे बैठे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम मेरी इन वीडियोस को 10 बच्चे तो अच्छा रहे, 10 बच्चे तो देखें, 10 बच्चे तो इनका फ़ायदा उठाएं। बट मुझे लगा नहीं, इसी वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। आप बहुत बोर हो रहे होंगे ना कि मैम बस बहुत हो गया, पढ़ा दो अब। तो देखो, ये चीज़ अच्छी है, बट लिटरली मुझे ये आपसे शेयर करनी थी, और मुझे सच में दिक्कत आ भी रही थी, ठीक है। और थोड़ा टाइम का भी इश्यू रहता है, और ये क्लासेस लंबी ही रिकॉर्ड होती हैं ऊपर से। फिर चलो ये सब फालतू की बातें हो गई। फालतू तो इनमें खैर कुछ भी नहीं था, बट आपके काम का इनमें से कुछ भी नहीं था। बट आपको लगता है कि मैम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इतना सा कर सकते हो कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, है ना। और बस अब पढ़ते हैं। अब देखो, एक और चीज़ ये थी कि मैंने आपको ना ऑलरेडी केमिस्ट्री के 3 टॉपिक करवा रखे हैं। अगर कोई चाहता है इनको फॉलो करना तो ध्यान रखना। पहला जो टॉपिक है आपका आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म, मैंने बहुत अच्छे से कम 1.5 घंटे के लेक्चर करवा रखे हैं। कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री फॉर लैब असिस्टेंट, है ना। उस वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये मैंने काफ़ी अच्छे से करवा रखा है। और एक और चीज़, अरिहंत की जो गाइड है उसमें सब कुछ शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट ही दे रखा है ना। तो वो वहीं से ही करवाया हुआ था। दूसरी बात ये कि इसके अलावा मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया है ना। तो आप प्लीज़ उसको वहाँ से देख लेना। और तीसरी बात ये कि मैंने आपको नामकरण जो है कार्बनिक यौगिक का, वो भी करवा रखा है। तो ये 3 टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत के साथ में समझाया है, और जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, समझ में भी आया है, उनका अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है ये 3 टॉपिक आप वहाँ से कर लेना। बाकी क्योंकि मैं सेम टू सेम चीज़ें वापस से रिपीट करूँ, वापस से समझाऊँ, देखो ना इतना टाइम मेरे पास है और ना ही सेम चीज़ पढ़ाने का कोई सेंस निकलता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उनको प्रेफर करके समझ लिख के काम चला लो। और आज मैं आपको द्रव पढ़ाने वाली हूँ, द्रव एवं गैस। तो देखो ये टॉपिक आपके सिलेबस में तो अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, बट इनमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अपन तो ये टॉपिक साथ में लेके चल रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको सॉलिड स्टेट करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी परसों आएगी तो ये मैं नहीं बता सकती, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा या आपका अच्छा रेस्पॉन्स आने लग मिला, देखने को मिला, या फिर कुछ लोग और जुड़े, कम से कम इन क्लास को अगर 10 भी लोगों ने देख लिया ना, सीरियसली मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाने के लिए तैयार हूँ। बट इतना तो करना पड़ेगा आपको। अगर आपके कोई दोस्त लोग पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी बता सकते हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि है ना, मैं आपके लिए पहले नोट्स बनाऊं उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊं, कसम से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा, क्योंकि ओनली आप लोगों के लिए मैं लिखती हूँ, उसके बाद में 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग, फिर ये मेरे 3-4 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं मुझे खुद को समझ में नहीं आता। तो बेटर यही है मैं आपको इंपॉर्टेंट साथ के साथ समझाते चलूँ और साथ के साथ बताते चलूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी हर चीज़ समझ में आ जाएगी और आप लोगों को जो बोलूँ इंपॉर्टेंट है वो नोट भी कर लेना। अगर आपको थोड़ा भी एडजस्ट करोगे तो प्लीज़ मेरे लिए इतना एडजस्ट कर लो, मैं भी तो आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना। क्योंकि सीरियसली मैं जब एक एक चीज़ लिखती हूँ ना तो मुझे डबल टाइम लगता है, पहले उसे लिखो, फिर उसकी पीडीएफ बनाओ, फिर आपको समझाओ, फिर उसके बाद में उसे अपलोड करो। और जैसे आपके लिए आपका टाइम कीमती है, वैसे मेरे लिए भी मेरा टाइम कीमती है। अब देखो किसी भी द्रव्य के अणुओं के मध्य तापीय ऊर्जा तथा आकर्षण बल पाए जाते हैं जो इसकी अवस्था को निर्धारित करते हैं। तो देखो आपको पता है द्रव अवस्था होती है, ठोस होता है और गैस भी होता है। तो ये निर्धारित कौन करता है, मतलब कौन सा द्रव्य, द्रव्य यहाँ पे वो द्रव्य नहीं है लिक्विड वाला, द्रव्य मीन्स पदार्थ, तो कौन सा पदार्थ ठोस ठोस अवस्था में होगा, कौन सा गैस अवस्था में होगा और कौन सा द्रव अवस्था में होगा, ये कैसे पता चलता है। तो देखो ये निर्धारण होता है अणु, आपको पता है परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं, अणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है। तो अणुओं के मध्य तापीय ऊर्जा तथा आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, तापीय ऊर्जा और आकर्षण बल, वो डिसाइड करते हैं कि वो जो द्रव्य है, वो जो पदार्थ है, वो कौन सी अवस्था में रहेगा, कि वो द्रव अवस्था में रहेगा या ठोस अवस्था में रहेगा या फिर गैस अवस्था में रहेगा। तो देखो पहला पॉइंट है, यदि तापीय ऊर्जा अणुओं के बीच कार्यरत आकर्षण बल से अधिक होती है तो द्रव्य गैसीय अवस्था में होता है। तो देखो पहली चीज़ ये है कि अगर तापीय ऊर्जा, अब अपन बात थोड़ी सी देर अणुओं के बीच की ही करने वाले हैं कि अणुओं के बीच में तापीय ऊर्जा होता है, आकर्षण बल होता है। अगर तापीय ऊर्जा जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो द्रव्य गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। यदि तापीय ऊर्जा अणुओं के बीच कार्यरत आकर्षण बल से अधिक होती है तो जो पदार्थ है वो क्या, कौन सी अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। तो आपको सीधी सी बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि गैसीय अवस्था के लिए क्या जरूरी है, तो गैसीय अवस्था के लिए जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है ना वो कम होना चाहिए और जो तापीय ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो गैसीय स्टेट में स्टेबल रहेगा। गैसीय पदार्थ के लिए कोई सीमा सतह नहीं होती, आपको भी पता है गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर फैले हुए रहते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे होते हैं थोड़ा पास पास, और जो आपके ठोस के हैं वो तो ऐसे एकदम चिपके चिपके से होते हैं, पास पास है ना, क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस के तो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं ना। इसी वजह से लिखा गया है कि गैसीय पदार्थों के लिए कोई सीमा सतह नहीं होती है। इस अवस्था में द्रव्य का क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होते हैं। गैस, अब देखना सबसे ज़्यादा क्वथनांक और गलनांक होता है ठोस का, उसके बाद में द्रव का, उसके बाद में गैस का। और उसके पीछे रीज़न यही है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उनको टेम्परेचर और मतलब मेल्ट होने के लिए और बॉयल होने के लिए बहुत कम चाहिए होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है क्वथनांक को बोला जाता है और मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए गलनांक को बोला जाता है। तो आपको इतनी सी चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो गैसों के मध्य सामान्यतः कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि गैसों के मध्य सामान्यतः सहसंयोजी और वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज़ भी नोट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसीलिए आपको बताया, क्योंकि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा।
सेकंड टॉप पॉइंट है, यदि आकर्षण बल जो है वो तापीय ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होता है। अभी पहले हमने क्या देखा, गैस कब होगा, जब आकर्षण बल कम होगा, तापीय ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या बोला गया कि आकर्षण बल जो है वो तापीय ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होता है, तो ये द्रव्य की द्रव अवस्था होती है। तो आपको बता दिया मैंने कि जब तापीय ऊर्जा ज़्यादा होगी तो गैसेज अवस्था में होगा, बट अगर आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वो द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट में होगा। और द्रव अवस्था में अणुओं में गतिज ऊर्जा भी होती है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। इस स्थिति में द्रव्य का जो गलनांक और कवथनांक होता है वो ठोस से तो कम होता है पर गैस अवस्था से अधिक होता है, क्योंकि आपको बताया था गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, उसके बाद में लिक्विड के थोड़े पास पास और ठोस के तो बहुत ही पास रहते हैं। इसी वजह से ये जो बेचारा बीच का रह गया, ना इधर का ना उधर का, इसी वजह से इसके जो कवथनांक और गलनांक है वो ठोस से तो कम हो गए पर गैस से ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब देखो इनमें सामान्यतः सहसंयोजी व हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ध्यान रखना, गैसेस के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, उसमें सहसंयोजी और वॉन्डरवाल बॉन्ड पाए जाते हैं, और इसके अंदर सहसंयोजी और हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जिन्होंने भी मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा कि सहसंयोजी बंध क्या है, वॉन्डरवाल बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध क्या है। मैंने अच्छे से एक आई थिंक आवर्त सारणी के अंदर वो परमाणु गुणधर्म वाले में मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि ये किस टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो किसी को अगर देखना हो, टॉपिक अच्छे से केमिस्ट्री समझनी हो, तो आप जा करके देख सकते हो। यदि अणुओं के मध्य आकर्षण बल तापीय ऊर्जा की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो अणुओं की जो स्थिति है वो निश्चित रहती है। यदि अणुओं के मध्य, जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल है वो तापीय ऊर्जा की अपेक्षा बहुत अधिक होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था गैसेस में क्या था, तो साथ के साथ रिकॉल करते चलो कि गैसीय में तापीय ऊर्जा अधिक थी और उस द्रव के अंदर क्या था, आकर्षण बल ज़्यादा था। अब ये बोले कि आकर्षण बहुत बहुत ज़्यादा है, ये देखो बहुत अधिक है। जब बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, तो अणुओं की स्थिति निश्चित रहती है तथा ये ठोस अवस्था कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था इनकी एक निश्चित पैकिंग होती है, निश्चित अवस्था होती है। बाकी अपन सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में अणुओं में स्थानांतरीय ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन ये इनकी माध्य स्थिति के आसपास कंपन कर सकते हैं। तो देखो ठोस अवस्था में आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि उनकी एक स्थानांतरणीय ऊर्जा नहीं होती है, मतलब ये स्थानांतरण नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है इनके मध्य ये सिर्फ कंपन कर सकते हैं। कंपन पता है ना आपको, ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना, अपने बस अपने जगह पर ही ऐसे 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 वाइब्रेट कर सकते हैं ना। तो ये एक जगह से उठ के दूसरी जगह तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इनमें अणुओं के मध्य बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, तो इनके गलनांक व कवथनांक उच्चतम होते हैं। इनमें सामान्यतः धात्विक एवं विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया गैसों में किस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है और लिक्विड में किस तरह का है और सॉलिड में किस तरह का है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट देख के आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस टाइप का बॉन्ड सॉलिड में देखने को मिलता है या गैसेज में या लिक्विड में। ठीक है, और इसके अंदर गलनांक और कवथनांक का ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गलनांक और कवथनांक सॉलिड का होता है, उसके बाद में द्रव का और उसके बाद में गैस का। तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप एक काम करना, मेरे को मैं आपको बोलूँगा, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करना, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। हाँ, फिर मैं पढ़ा क्यों रही हूँ, आपको डायरेक्ट PDF ही भेज दूँ ना। चलो साथ के साथ लिखते चलो। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, अब हम गैसीय लॉ देखने वाले हैं। ठीक है, गैसों के नियम। तो देखो वे नियम जिनकी सहायता से किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन, दाब, ताप आदि में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, गैसीय नियम कहलाता है। सीधी से ध्यान रखना, कोई भी गैस है ना, किसी गैस की निश्चित मात्रा कैसी कर रही हुई है, यहाँ पे निश्चित कर रखी है कि उस किसी भी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन मतलब V, दाब मतलब P और ताप को T से डिनोट करते हैं। तो P, V और T के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं जिन नियमों की सहायता से, उनको गैसीय नियम कहलाते हैं। बॉयल का नियम, तो देखो बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले। तो इस लास्ट टाइम यहाँ से सवाल आया था, मैं आपको वही भी बताऊंगी कौन सा सवाल आया था। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का मीन्स हो गया आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, आपकी को नहीं, मतलब बॉयल्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अंदर निश्चित ताप पर ही बात करते हैं, तो निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे बॉयल्स लॉ में कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर जो आयतन है मतलब V, वो दाब की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। बहुत बार क्या होता है ना,
लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि समानुपाती बोला है, समानुपाती है तो क्या मतलब है, और व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो क्या मतलब है। तो पहले क्लियर कर लो। जैसे इन्होंने बोला है कि जो आयतन है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इसका मतलब है जब दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, ठीक है। बट अगर ये बाई चांस बोलते समानुपाती तो इसका मतलब होता आयतन बढ़ रहा है तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ेगा। तो ऐसा इन्होंने ना बोला, नहीं ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, बॉयल्स लॉ में दो चीज़ ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपको बॉयल्स लॉ समझ में आ गया होगा कि बॉयल्स लॉ आपको क्या समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो लास्ट टाइम जो सवाल है वो यहाँ से पूछा गया था। आपको ये कर्व दे रखा था, पूछा था कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा कर्व करेक्ट है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि आपको ये मैंने बताया था। आप देखो, आप जैसे ये लिख रहे हो तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, वाकई में इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है। और आपको पता होना चाहिए जब भी व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती ये वाला जो चिन्ह हटता है ना, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहाँ पर के कांस्टेंट आया है, ठीक है। क्योंकि आपको अब थोड़ी बहुत तो मैथ आती होगी, और रेनू तो वैसे भी फिजिक्स से है तो वो तो समझ जाएगी। और वैसे भी ये सारी क्लासेस रेनू के लिए भी तो है, रेनू के लिए ही तो है ना। बाकी लोगों को तो पढ़ना नहीं है, बाकी लोगों की केमिस्ट्री तो एकदम सॉलिड है। खैर कुछ भी बोलो, बट अभी कोई देखे या नहीं देखे, पर जब भी लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी अपना कंटेंट पड़ा रहेगा, किसी न किसी बच्चे की तो हेल्प हो ही जाएगी। तो इसीलिए थोड़ी सी अच्छा लग रहा है वीडियोस रिकॉर्ड करने। अगर आप लोग देखोगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो इसके अंदर ये अंडरलाइन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो पी है वो वी की तरफ जाता है। मान लो यहाँ पे बराबर का साइन होता है तो पी वी की तरफ जाता है ना, तो मल्टीप्लाई में ही तो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे पी वी लिख दिया और पी वी बराबर के हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको कर्व समझा देती हूँ कि ऐसे कर्व क्यों आए। तो देखो वी समानुपाती पी का क्या मतलब है कि अगर अगर वी बढ़ता है तो पी लीनियरली डिक्रीज होता है, राइट। मतलब एक्सपोनेंशियली मान लो कुछ भी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, इस कर्व के अंदर आप ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे v इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और p इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो v इंक्रीज होने के साथ साथ में p की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज ही तो होती है। इसी वजह से ये कर्व ना ऐसे आया है। अब जल्दबाजी में अगर आपको ओनली ये वाला कर्व ध्यान है और आपको ये वाला ध्यान नहीं रहा, और इस बार एग्जामिनर खेल गया आपके साथ में, आपको p और v के बीच में कर्व ना पूछ के p एंड 1/v का दे दिया, तो ध्यान रखना 1/v का देते ही ये हो जाएगा, क्योंकि 1/v का मतलब हो गया, देखो 1/v का मतलब हो गया, v की जगह आप क्या लिखोगे, 1/v लिखोगे, है ना। तो 1/v समानुपाती 1/p मान लो, है ना। यहाँ पे एक बार 1/v लिख के देख लेते हैं। तो देखो एक बार के लिए इसको उल्टा कर देते हैं तो ऑब्वियस से 1/v समानुपाती p आ ही जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जब v इंक्रीज हो रहा था, है ना, तब तो p डिक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे 1/v की बात हो रही है, मतलब ऑलरेडी इसको उल्टा कर दिया है। तो देखो ये समानुपाती, मतलब ये ऐसे समानुपाती हो जाएंगे, v समानुपाती p हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर p एंड v के बीच में कर्व पूछे तो आपको ये बनाना है कि v बढ़ने के साथ साथ p घटेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बट आपको हाफ भी दे दे, हाफ मतलब हाफ भी दे दे, तो ध्यान से देखना कि आपको v दिया है या क्या दिया है, तो हाफ भी दे देगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये p के समानुपाती ही है, ऑब्वियस है ना। तो इसमें ये क्या होगा ना कि जैसे ही p इंक्रीज होगा तो हाफ बाई v भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे v की बात नहीं हो रही है, 1/v की बात हो रही है, इसी वजह से 1/v भी इंक्रीज होगा, राइट। तो इस वजह से इनका जो ग्राफ है वो लीनियर मिलता है, लीनियरली इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा बोला हुआ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा मतलब लास्ट मतलब पीछे ले जाके भी देख सकते हो। और अगर नहीं देखना है तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर कोई रटने में माहिर है तो, कि बॉल्स के दो कर्व है, हो सकता है आपको p एंड v के बीच में पूछ ले या p एंड 1/v के बीच लिए पूछ ले। तो आप एक चीज़ ध्यान रख लो, ये वाला ध्यान रख लो कि जब p v बढ़ेगा तो p घटेगा। तो ऑब्वियस है 1/v के साथ में ये उल्टा ही होना है, यहाँ पे 1/v भी बढ़ रहा है और p भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यही चीज़ समझानी थी आपको। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स का नियम। तो जिस तरह से बॉयल्स लॉ इम्पॉर्टेंट था, उसी तरह से चार्ल्स का लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है लास्ट टाइम सवाल बॉयल्स लॉ से था, इस बार चार्ल्स लॉ से पूछ ले। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, अपन लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। और किसी गैस का जो आयतन है वो परम ताप के अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती या समानुपाती का मतलब एक ही होता है कि अगर आयतन बढ़ेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर आयतन कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा।
तो इसके अंदर जब वी भी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है टेम्परेचर भी इंक्रीज होने वाला है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जब साइन हटता है ये बीच वाला, तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है। तो उस नियतांक को यहाँ पे भी हमने के से डिनोट किया है, ठीक है। तो v बाई टी बराबर क्या हो जाएगा। उसके बाद में स्थिर दाब पर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित किसी गैस का आयतन तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या कमी से A1/273वां भाग बढ़ता है या घटता है। तो देखो ये आपको ये बोलना चाह रहा है कि स्थिर दाब पर, क्योंकि हम चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है आपको इतना तो पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। और केल्विन और सेल्सियस क्या है ये भी आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना सेल्सियस और जो केल्विन है वो टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं। गैस का आयतन तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या कमी से, तो इन्होंने ये बोला है कि जब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं अगर हम टेम्परेचर में, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर तो कांस्टेंट है बट टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि कर दे तो या तो कमी होगी या फिर मतलब बढ़ेगा, पर किससे, 1/273वें भाग से। क्योंकि अब देखो सीधी सी बात ये है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती तो मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ कि कौन सा याद रखना है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। MCQ सीरीज़ भी चल रही है बट टाइम जितना मिल पाता है मैं उतना आप लोगों को देती हूँ। तो बस आप लोगों को अगर ये लाइन समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं आए तो इतना जरूर ध्यान रख लेना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है। और जब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है या कमी होती है तो 1/273वां भाग बढ़ता है या घटता है, बस। उसके बाद में तो आपको वी टी बराबर V0 1 + T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 ये फॉर्मूला दे रखा है। और इसके बाद में इसी फॉर्मूले को मतलब टी टाइम पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर मतलब एक वो वाला टाइम जब थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया तो इनके बीच में एक रिलेशन दे रखी है। इस संबंध को ग्राफ के द्वारा निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। तो इस संबंध को मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि V समानुपाती T होता है। देखो इन दोनों लो के जो कर्व है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम बॉयल्स लो के कर्व से सवाल आया था, हो सकता है इस बार यहाँ से पूछ ले। तो ध्यान रखना जब V इंक्रीज होगा तो T भी इंक्रीज होगा, राइट। तो अभी तक मैंने आपको कितने कर्व करवा दिए ये बताओ फटाफट। चलो, तो मैंने अभी तक आपको 3 कर्व बताए हैं। बॉयल्स लो के अंदर 2 कर्व बताए थे, है ना, जिसके अंदर P और V हो वहाँ पर तो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। बट अगर कहीं पे P और हाफ V देखने को मिल जाए आपको, मतलब 1/V, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और यहाँ पर क्या है, चार्ल्स के लॉ में V और T है और इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये V एंड T क्या है, समानुपाती है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। गैलुसेक लो बोलता है कि निश्चित आयतन पर, देखो और एक चीज़ और ध्यान रखना, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, पहले आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अब जब सब सारी क्लासेस रेनू के लिए हो ही रही है तो रेनू डोंट वरी, मैं तेरे को ना ये वाली PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। क्योंकि एक वो इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं है ना पढ़ने में, क्योंकि सिर्फ उसके लिए मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो या कोई बात नहीं, जब भी कोई भी बच्चा ये क्लासेस देखेगा तो कम से कम उन्हें तो ये तो लगेगा कि रेनू के चक्कर में चलो उनका भला हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इस संबंध को ग्राफ के द्वारा निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कर्व ध्यान रखने हैं। गैलुसेक का लॉ, तो देखो गैलुसेक लॉ की बात ऐसी है कि इस नियम के अनुसार निश्चित आयतन पर तो देखो मैं आपको ये बता रही थी कि जो बॉयल्स लॉ है उसके अंदर हमने क्या क्या कांस्टेंट लिया था, तो उसके अंदर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था। जो चार्ल्स लॉ है उसके अंदर हमने क्या लिया था, तो चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लिया था। अब एक वॉल्यूम बच गया था, उसको गैलुसेक साहब ने कांस्टेंट मान के बराबर कर दिया हिसाब। तो इस नियम के अनुसार निश्चित आयतन पर किसी दी गई गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आपको मेन तो ये चीज़ है कि इन तीनों में ये पता होना चाहिए, तीनों लॉ के बारे में, कि कौन कौन चीज़ मतलब कौन सी चीज़ कांस्टेंटली है या फिर कौन किसके समानुपाती है, कौन किसके व्युत्क्रमानुपाती है। और तीसरी चीज़ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कर्व किस किस कैसे कैसे थे और किस किस के बीच में है, राइट। तो इसके अंदर P समानुपाती T हो गया, V को कांस्टेंट कर दिया, और आपको पता है जब समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो आपको ऐसे ये तीनों पता होना चाहिए और तीनों को आप ब्रैकेट में एक जगह रख लेना, ठीक है। एक जगह कैसे रखोगे, मतलब कॉपी के अंदर ब्रैकेट बना के लिख लेना, ऊपर सार लिख देना और नीचे लिख देना। तो अभी हम अपन ने जितना भी पढ़ा है 24 मिनट्स में वो यही चीज़ समझिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आने भी चाहिए, है ना।
संयुक्त गैस नियम, तो देखो संयुक्त गैस नियम, अब ऑब्वियस है हमने इतनी देर क्या करा, बॉयल्स लॉ को अलग पे से पढ़ा था और चार्ल्स लॉ को अलग से पढ़ा था। अब हमने संयुक्त मतलब कंबाइन कर दिया दोनों को, तो कंबाइन करने के बाद में देखते हैं, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ बोली गई थी कि जब मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वी समानुपात वी व्युत्क्रमानुपाती 1/p होता है। और चार्ल्स लॉ में अपन ने ये पढ़ा था कि ये वी समानुपाती टी होता है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, कंबाइन करके लिख दिया, तो पी वी अपॉन टी आ गया, क्योंकि पी इधर चला गया ना, तो पी वी अपॉन टी आ गया बराबर नियतांक। अब देखो मैं थोड़ा आपको ये एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इधर वीपी बराबर किया हम लिख के भी आए हैं, राइट। और यहाँ पे भी वी समानुपाती टी को अपन वी बाई टी बराबर के लिख ही सकते हैं ना। तो इन्होंने बस यही चीज़ किया है कि इन पीवी को एक जगह कर दिया और इस टी को इन्होंने अपॉन में लिख दिया और बराबर नियतांक कर दिया, समझ गए। तो आप सीधे सा ध्यान रखो, जब बॉल्स और चार्ल्स लॉ को मिक्स करते हैं तो आपके पास में ये रिप्रेजेंटेशन आती है। ये बहुत ईजी है, अगर आपने अब तक मुश्किल से मैंने आपसे 4 ब्रैकेट बनवाए हैं, एक चार्ल्स लॉ का, एक बॉल्स लॉ का, एक गैलुसेक लॉ का और एक ये चौथा ये वाला। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप लोग कंबाइन करके लिखते हो ना, तो यहाँ पर P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 आते हैं। इसमें ये फॉर्मूला कैसे यूज़ में आता है मैं MCQs करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी, बट फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्या करते हैं ना, एक गैस का प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, दूसरी का वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और उसका प्रेशर पूछ लिया, राइट। मतलब आपको इनमें से कोई भी 3-4 चीज़ें दे के एक चीज़ पूछी जा सकती है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ आता है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये चीज़ लिख भी सकते हो, या वीडियो पॉज करके लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा कि वीडियो देखते देखते आपका ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, तो हमने अभी तक कितने नियम पढ़ लिए, साथ ही साथ रिकॉल करते चलो। हमने चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, गैलुसेक लॉ पढ़ लिया और उनको कंबाइन करके पढ़ लिया, और अब हम अवोगाद्रो का नियम पढ़ रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या n के समानुपाती होता है। तो देखो इस नियम के अनुसार क्या है कि कोई टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर भी दिया हुआ है, पर मतलब किसी दिए गए ताप व दाब पर जो गैस का आयतन है, मतलब V जो है वो उसके मोलों की संख्या, मतलब n यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो मतलब अगर आयतन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर आयतन कम होगा तो नंबर ऑफ मोल भी कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी याद रखनी है। नियतांक कैसा है तो आपको पता ही चल ही गया होगा ना, वी समानुपाती n चला गया भाई साहब नीचे, यहाँ पे बराबर का साइन और यहाँ पर आ गया नियतांक, ठीक है। अब देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अवोगाद्रो संख्या का यूज़ बहुत बार लेते भी हो, राइट। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो अवोगाद्रो संख्या को Na से डिनोट करते हैं। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए Na की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और यद्यपि इसे अवोगाद्रो ने नहीं दिया था, और हम इसे वो किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं अवोगाद्रो संख्या के नाम से। तो इसको अवोगाद्रो ने नहीं दिया था, बट फिर भी हम अवोगाद्रो संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अवोगाद्रो साहब का बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत सारा काम किया है, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए हम इन संख्या को अवोगाद्रो संख्या नाम दिया है, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण हम छठी चीज़ पढ़ रहे हैं, और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको एक चीज़ बताऊंगी, लास्ट टाइम एक सवाल यहाँ से भी बना था। तो देखो एक सवाल लास्ट टाइम बॉयल्स लॉ से आया था और एक यहाँ से आया था। यहाँ से क्या सवाल आया था वो समझाने के बाद बताती हूँ। तो देखो आदर्श गैस समीकरण आपने ये पढ़ी होगी, आइडियल, अगर आपने ऊष्मागतिकी वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पे हम आइडियल और नॉन आइडियल की बात करते हैं। तो जो मतलब आइडियल सिस्टम और नॉन आइडियल, तो यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है। तो PV बराबर nRT, ये बहुत बार आप लोग ऊष्मागतिकी में भी पढ़ते हो, तो PV बराबर W/m/RT भी लिख सकते हैं, क्योंकि N जो होता है, N होता है W/m, यहाँ पे M जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, और जो W है ना वो गैस का द्रव्यमान है। तो N बराबर W/m हो गया। तो N की जगह मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, और उसके बाद में PM बराबर DRT हो गया, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आया है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो द्रव्यमान बटा आयतन होता है वो डेंसिटी का फॉर्मूला है, राइट, मतलब घनत्व का। आप तो ऐसे ही ध्यान रख लो, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा
आयतन, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, इस m को v की जगह लेकर v को अपन लोग नीचे ला सकते हैं ना, ये तो बेसिक मैथ है। तो w बाई वी को क्या लिख दिया इन्होंने, d से डिनोट कर दिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा किस काम आ रहा है, तो ध्यान रखना w बराबर गैस का द्रव्यमान हो गया, m बराबर गैस का अणुभार हो गया, d बराबर गैस का घनत्व, p बराबर गैस का दाब और t बराबर टेम्परेचर और v बराबर आयतन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बता रही थी आपको कि यहाँ से सवाल आया था, वो यहाँ से पूछा गया था। आपको आर की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन के अंदर, और आपको ऑप्शंस के अंदर ये तीनों चारों गिवन थे, और आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी आर की वैल्यू एक नहीं है। क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू तो सबको याद रहती है 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल, है ना, ये तो हर किसी को याद रहती है। बट अर्ग के अंदर, लीटर वायुमंडल में, कैलोरी में, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। आप इसको अराउंड फिगर में 2 कैलोरी करके याद रख लेना, आपको जल्दी याद होगा कि 1.99 है। तो देखो अब R जो है वो गैस नियतांक होता है। गैस नियतांक की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह यूज़ भी आती है बहुत सारे फॉर्मूले में। तो R की वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल, ये पहला। दूसरा हो गया 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग डिग्री पर मोल, और 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल। आप एक काम करना, इन चारों वैल्यू को एक बहुत अच्छे से ऐसी जगह लिख लेना कि आप 1-2 दिन डेली देख पाओ, ताकि आपको ये कंटेस्ट हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम पूछा था कि निम्न में से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो हो सकता है कोई सी भी एक वैल्यू पूछ के घुमा दे, ठीक है। तो एक वो चीज़ रहती है कि हाँ पूछा जा सकता है, और वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाई जा रही हैं। अगर आपको नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि हाँ कुछ भी फालतू नहीं करवाया जा रहा। अब देखो हमने 6 बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं, है ना। और ये लेक्चर 30 मिनट का हो चुका है, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा लंबा गया तो आप में से कोई देखने वाला है। बट आपको अगर इंटरेस्ट आया और आपको समझ में आया कि कैसा पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो आप एक काम करना, इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ये पार्ट बनाया है तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और खूब सारा मन लगा के पढ़िए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, प्लीज़ थोड़े से सब्सक्राइबर अपने चैनल पे बढ़वा दो यार, हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। आप लेवल सेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जानकार होंगे ना, कांटेक्ट में तो होंगे ही, कम से कम उन तक भिजवा दो, क्या पता उनको लगे यार हाँ थोड़ी हेल्प हो रही है, चलो सब्सक्राइब ही कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। सीरियसली इस सीरीज़ को पर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आने लगा तो बहुत जल्दी मैं कोर्स करवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी क्या इसके बाद वाले पार्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। बाय।